शरीर को चलाने के लिए, सहारा देने के लिए और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है हड्डियों का। उन हड्डियों का इलाज करने वाले जबलपुर के साथ साथ मुंबई के हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं देने वाले गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर संजीव बनर्जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। नमस्कार, मैं रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर संजीव बनर्जी से, जो कि MBBS जिन्होंने किया हुआ है, MS किया है ऑर्थोपेडिक में और दोनों में ही गोल्ड मेडल से इन्हें नवाजा गया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद सर HN हॉस्पिटल मुंबई में और रजवाड़ी हॉस्पिटल मुंबई में, भाटिया जनरल हॉस्पिटल मुंबई में काम कर चुके हैं। एट प्रेजेंट में आप रोमा चटर्जी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हड्डियों की एक आम समस्या के बारे में बात करते हैं। ऑर्थराइटिस क्या है सर, और लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस करने चाहिए, किससे बचा जा सके? अर्थराइटिस एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है जी। इसमें मेनली दो किस्म की अर्थराइटिस रहती है जी। एक जिसको अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, आम लैंग्वेज में उसको संधिवात कहते हैं जी। और एक होती है इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस जिसको अपन गठियावात कहते हैं जी। तो आमतौर पे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहती है, दिस इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, जिसमें आपका वजन ज्यादा होना जी, आपका इनएक्टिव होना, और वैसे भी हर जो प्राणी है उसकी एजिंग तो होती है तो ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम यूजुअली रहता है, एज एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, जिसको अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसका ट्रीटमेंट अपन अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके, वेट कम करके, एक्सरसाइज करके कुछ हद तक किया जा सकता है। जबकि जो गठियावात है ये एक बीमारी है जिसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम रहता है उसका प्रॉब्लम रहता है जी। और एक जो वात है जिसको अपन गाउट कहते हैं, गाउट वात होता है, ये शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा बनती है और किडनी के सहारे प्रॉपर्ली निकल नहीं पाती, तो ये जॉइंट्स में इकट्ठा होने लगता है, जिसको अपन गाउट कहते हैं। और जो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस होती है, गठियावात होता है, उसके भी बहुत सारे किस्म होते हैं। कई बार बच्चों में हो सकता है, एडल्ट्स में हो सकता है, बट वो एक बीमारी है और उसका उपचार केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं करा जा सकता, उसके लिए अपने को मेडिसिन लेनी पड़ती है लाइफ लॉन्ग जी। तो इन मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट भी हैं? सुनने में आता है कि एक लंबे समय तक यूज करें तो किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी मेडिकेशन है, कोई भी दवाई है, हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। अपने को वे करना पड़ता है कि वो साइड इफेक्ट और बीमारी दोनों में पलड़ा किसका अपन देखें जी, क्योंकि बीमारी भी ठीक करनी है जी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ दवाइयां हैं जैसे पेन किलर्स, उनकी एक सीमा होनी चाहिए, उससे ज्यादा आप समय के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि वो सभी किडनी और लिवर पे इफेक्ट करती है। इवन जो वात की दवाइयां हैं वो भी किडनी और लिवर को इफेक्ट करती हैं, लेकिन इसके लिए पे समय समय पे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। जिन व्यक्तियों मरीजों को लंबे समय के लिए उपचाररत रहना पड़ता है, उसमें हर 3 to 6 मंथ्स में ब्लड पैरामीटर्स कराते देखते हैं, कहीं कोई किडनी पे इफेक्ट तो नहीं कर रहा, कोई लिवर पे इफेक्ट तो नहीं कर रहा। अगर कोई पैरामीटर अपने को गड़बड़ मिलता है तो उस दवाई को तुरंत विड्रॉ कर दिया जाता है। बट ये भी तय है कि सालों साल अगर किसी को गठियावात है तो उसको सालों साल दवाई लेनी पड़ती है जी। बिल्कुल। सर, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है और इससे बचाव और उपचार के बारे में बताइए। ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली एक आम लैंग्वेज में देखा जाए तो उसको अपन ये कहते हैं कि हड्डी कमजोर हो गई है, मींस उसमें कैल्शियम और प्रोटीन कंटेंट कम हो गया है, तो वो इट इज मोर लायबल टू गेट फ्रैक्चर। हड्डी अगर कमजोर है तो उसमें फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा है जी जी। ये महिलाओं में आप पोस्ट मेनोपॉजल जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनके हार्मोन्स में कमी आती है, तो वो एक मुख्य कारण रहता है। लेकिन आज की डेट में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बहुत बड़ा कारण है ऑस्टियोपोरोसिस का, क्योंकि जो ऑफिस गोअर्स हैं, पहले लाइफ जो थी वो आउटडोर एक्टिविटी होती थी, बच्चे बाहर खेलते थे, आप काम बाहर करते थे, वॉक करते थे, सनलाइट मिलती थी। आज की डेट में जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या ऑफिसेज भी हैं,
आप एक बार ऑफिस में घुसते हो, कंडीशन ऑफिस में बैठ जाते हो ना, आपको सनलाइट का एक्सपोजर होता है, प्लस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक बहुत कम हो गया है पहले, क्योंकि कैल्शियम होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में और विटामिन डी मिलता है अपन को सनलाइट से। अगर ये दोनों चीजों से नहीं मिल रहा तो इसको तुमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, या वी हैव टू गिव इट एज अ मेडिसिन फॉर्म। तो कैल्शियम और विटामिन डी अक्सर आवश्यकता पड़ती है, वो एक जरूरी चीज है। जहां तक आपने बचाव की बात की, तो बचाव के लिए सबसे जरूरी होता है वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, जैसे वॉकिंग है। अगर आप सुबह उठ के वॉक करते हो तो जो शरीर का वेट आपके शरीर पे पड़ता है, उससे बोन स्ट्रांग होती है। सेकेंड इज एक्सपोजर टू सनलाइट, और थर्ड है प्रॉपर डाइट। आपको डाइट में मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आजकल प्योरिटी भी कहाँ रह गई सर? हाँ, तो अक्सर ये देखा गया है कि इनके चलते कैल्शियम और विटामिन डी का सब्स्टिट्यूशन एज अ मेडिसिन करना पड़ता है जी। हर व्यक्ति जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है उसके लिए बहुत सारी दूसरी दवाएं भी आती हैं, स्ट्रॉन्गर मेडिसिन भी हैं, बट बेसिक जो ट्रीटमेंट है दैट इज कैल्शियम एंड विटामिन डी। सर, बैकबोन की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत देखने में आ रही है, तो वो क्यों होती है, उसका उपचार और सावधानियां? देखिए, बैकबोन में अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कमर से लेकर गर्दन तक एक टावर की तरह खड़ी रहती है, आप समझ, स्ट्रेट रहती है। अब उसको स्ट्रेट रहने के लिए ऊपर वाले ने उसके चारों तरफ एक मांसपेशियों का बेल्ट बनाया हुआ है जो कि शरीर के अंदर रहती है। अब बैक प्रॉब्लम्स का जो कारण है, एक तो जो आपको बता दिया ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी। सेकेंड ये होता है कि जो अपनी कोर मसल्स रहती हैं, जो मसल्स बैक और नेक को सपोर्ट करती हैं, उनका वीक होना, उनका कमजोर होना, तो वो सपोर्ट कर नहीं पाती, इसलिए आपको बैक पेन होता है। और तीसरा आपका पोस्चर, आप किस तरह से बैठते हो, किस तरह से उठते हो, किस तरह से काम करते हो। तो जो कॉमन बैक पेन है, जो जिसको अपन कोई बीमारी नहीं बोलेंगे, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, दिस इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जिसको पूरी की पूरी तरह से सुधारा जा सकता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें। तो ये जो आम जो सर्वाइकल और बैक की प्रॉब्लम है, ये और अपना पोस्चर प्रॉपर मेंटेन रखें, तो ये इस पे काबू पाना 100% पॉसिबल है विदाउट मेनी मेडिसिंस। इनिशियल फेज में जब दर्द है तब दवा का उपयोग है, उसके बाद आप अपने आप को फिट रख के, जैसे आपने देखा होगा कि एक कोई 80 साल के व्यक्ति भी सुबह आपको दिखते हैं वॉक करते हुए, दे आर फिट एंड फाइन। और 25 साल का व्यक्ति है जो ऑफिस गोअर है, ही इज हैविंग सीवियर नेक एंड बैक पेन। सो इट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ फिटनेस। यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट टू अवॉइड बैक एंड नेक पेन, जो जनरल है इन जनरल। अभी आपने बताया कि मसल्स जो हमारे बैकबोन के आसपास हैं वो वीक हो जाती हैं, क्या हार्ड भी हो सकती हैं? क्योंकि कई बार देखने में आया है कि हार्ड होने से वो चुभती हैं और पेन उसी वजह से, उसको स्टिफनेस कहते हैं बेसिकली। देयर आर टू प्रॉब्लम्स विद मसल्स, आपने देखा होगा, एक तो स्टिफ मतलब आपकी गर्दन अकड़ गई है, वो हिल नहीं रही है जी, सो दैट इज बिकॉज़ ऑफ मसल स्पैज़म। जो मांसपेशी रहती है वो एक तरह से टाइट हो जाती है जी। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप रोज सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करो, जैसे योगा का रोल बहुत आता है, बट योगा इज मेंट फॉर पीपल हु आर फिट। Once you're suffering from some problem, then probably if you do वो लोग योग के आसन करते हैं तो शायद कभी कोई प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है। बट योग का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आप पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हो। एक बार आपने पूरी बॉडी को सुबह स्ट्रेच कर लिया, जैसे आपने किसी मशीन को गर्म कर लिया जी, तो दिन भर उसमें ये फॉल्ट आने का चांस कम रहता है। So that is फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। Yes. So if your body is not flexible, then it is stiff. और स्टिफ बॉडी में अगर अचानक आप झुक गए, आपकी बॉडी, जैसे खिलाड़ियों को आपने देखा होगा कि खेलने के पहले वो वार्म अप करते हैं जी, 2-3 घंटे वार्म अप करते हैं, तब जाके वो मैदान में खेलने के लिए उतरते हैं। तो वार्म अप इसलिए किया जाता है कि सडन अगर आपकी बॉडी ठंडी है और अगर आपने सडन कोई मूवमेंट कर लिया, जैसे आपने अक्सर देखो उसका एक वर्ड यूज होता है, मतलब वो क्या होती है, आपकी बॉडी स्टिफ रहती है और अचानक आप झुके किसी चीज को उठाने के लिए, एंड सडनली देयर इज अ मसल स्पैज़म, जिसको अपन आम लैंग्वेज में उसका कहते हैं। तो ये सब चीजों से बचा जा सकता है इफ यू डू अ प्रॉपर स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ऑफ योर बैक जी। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि
एक्सरे में भी शो हुआ है कि बैकबोन नहीं मुड़ी है, आपको मोड़ दिया है लेकिन बैकबोन स्ट्रेट ही है। हाँ। और आपकी बॉडी मुड़ी हुई है, तो ये भी देखने में समस्या शायद स्टिफनेस के कारण यस। किन किन स्थितियों में नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है? नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जो कि रिवोल्यूशनरी सर्जरी है, लेकिन उसके लिमिटेड इंडिकेशंस हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक मानव निर्मित चीज है जो आप शरीर में डाल रहे हो, जो ऊपर वाले ने बना के अपने को दिया। जैसे आप बाल काटते हो, बाल उगाते हैं, नाखून काटते हैं, नाखून उगाते हैं, जख्म लगता है, जख्म भर जाता है। बट दिस इज अ sort of machinery which has been fitted inside your body, so it has got its limitation. वो इंसान की बनाई हुई है, तो उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उसकी एक लाइफ होती है जी। तो एक बार मतलब आम तौर पे इसको यंग एज में नहीं किया जाता। इट इज इंडिकेटेड फॉर ओल्डर एज ग्रुप। ओल्डर एज ग्रुप में भी जब जॉइंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है, कि जॉइंट का काम करना बंद कर देता है, वो जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, वो 60, 65, 70 इयर्स की बीमारी है। जब कभी-कभी गठियावात की वजह से भी जोड़ डैमेज हो जाता है, नी जॉइंट डैमेज हो जाता है, तो तभी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। वो कभी-कभी थोड़ा अर्ली एज ग्रुप में भी 45-50 की एज में भी करना पड़ सकता है। बट ये ध्यान रखना चाहिए, और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इट इज अ machinery which has been put inside your body and it has got its limit. It is not like a normal joint. जी। तो आपको सावधानियां बरतनी पड़ती है जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद। आपको अपने बाकी जैसे मैंने आपको चीज बताया, अपनी फिटनेस, वेट, ये सब चीज कंट्रोल करके रखनी पड़ती है। बिल्कुल। इनका कोई टाइम लिमिट भी होता है, जैसे कई बार कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट हुआ है, फिर 10 साल तक आपको चिंता नहीं करना, इसके बाद फिर उसे कराना होगा, ऐसा कुछ भी? जो वर्ल्ड में स्टडीज हैं, दे आर अवेलेबल, जिसमें 25 साल 20 साल तक भी आराम से जॉइंट चलता है, प्रॉपर किया हुआ जी। सो दोनों चीज पे निर्भर है। एक तो जॉइंट भी तरह के आते हैं, जो एडवांस्ड जॉइंट्स आते हैं, दे गॉट अ बेटर लाइफ, दिस थिंग, एंड हाउ यू यूज इट, ऑफ कोर्स दैट आल्सो लिमिट्स, कि आप कैसे, अगर आप उसको बिल्कुल रगड़ोगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। बिल्कुल। सुनने में एक और यूज करते हैं हम लोग शब्द कि घुटने में ग्रीस खत्म हो गया है। हाँ। मतलब वो इजीली नहीं मोड़ पा रहे हैं। हाँ। वो क्या है? बेसिकली क्या होता है कि जो जॉइंट होता है जी, उसमें जो बोन रहती है, बोन तो सब चीज होती है, कड़ी चीज रहती है। आप कड़ी चीज को कड़ी चीज पे चलाएंगे तो फ्रिक्शन होगा जी। तो जॉइंट में देयर इज अ लेयर ऑफ इलास्टिक टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड एज कार्टिलेज। जी। वो कार्टिलेज हड्डी के ऊपर रहती है, जो जोड़ रहता है, जो दो हड्डियों से बनता है, तो दोनों हड्डियों के जहां मिलाप होता है, दोनों हड्डियों के एंड में एक कार्टिलेज की परत रहती है। जी। इसके अलावा कुछ और मैकेनिज्म्स होती हैं, जिसको एक साइनोवियल मेम्ब्रेन रहती है अंदर, जो कि एक तरह की झिल्ली रहती है, जो कि एक तरह का फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, which is called a synovial fluid. तो कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड, ये दोनों मिलकर जॉइंट को लुब्रिकेट करके रखते हैं और जॉइंट की इजी मूवमेंट अलाउ करते हैं। जी। समय के साथ साथ ये कार्टिलेज वियर आउट होती है, जैसे गाड़ी का टायर घिसता है। तो वो जब वियर आउट होती है, कार्टिलेज जब घिसती है, तो आप जो बोल रहे हैं कि हड्डी से हड्डी का टकराना या लिक्विड का आवाजें आती है, उठते बैठते समय आवाज आना, तो दिस इज बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर ऑफ द कार्टिलेज। तो ये मतलब नेचुरल प्रोसेस है कि एक एज के बाद वो खत्म होगी या कम होगी, या इसको इससे बचा जा सकता है? देयर इज, मैं ऐसे पेशेंट को हमेशा समझाता हूँ कि देयर इज नो मेडिसिन फॉर एजिंग। आप आज 40 के हैं तो 5 साल बाद 45 के होंगे, 35 के तो नहीं। बिल्कुल। तो ये नॉर्मल डिजेनरेशन होता है, किसी व्यक्ति में वो जल्दी हो जाता है, जैसे किसी व्यक्ति के बाल जल्दी पक जाते हैं जी, ये दांत जल्दी। हाँ, तो वो है एक प्रोसेस जो जिसके सबको उससे अंडरगो होना। आप एज होगे, आपकी बॉडी जो है वियर एंड टियर होती है जी। वो वियर एंड टियर ही ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनती है, वो वियर एंड टियर रहता है। आप उसको कैसे बच सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे को या कोई आपको बोले कि आप 20 किलो का या 30 किलो का झोला लाद के आप चलिए, तो प्रोबेबली आप एक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर थक जाओगे। जिन व्यक्ति का ओवरवेट रहता है वो उतना वेट लेके चल रहे हैं, बिल्कुल, सो दैट डेफिनेटली लोड्स द जॉइंट, वो जॉइंट को लोड करता है। तो जो भी फोर्सेस जॉइंट की ज्यादा लोडिंग करेंगे तो वियर एंड टियर ज्यादा होगा जी। इसलिए कहा जाता है कि वेट कम करिए। यस। ऑपरेशन जिनको प्रॉब्लम है नहीं, यस, एनी ओबेसिटी इज बेसिकली आज की डेट में वो डिजीज की तरह फैल रही है,
and it is responsible for, it is the mother of all diseases. आपको अगर ओबेसिटी है तो आपको हड्डी से लेके, हार्ट से लेके, बीपी से लेके, शुगर से लेके सबकी समस्या आती है। इसीलिए मतलब यंग जो चिल्ड्रन रहते हैं, ट्रेनिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। जो आप खाते हो तो आप खुद ही देखा होगा कि ओबेसिटी इज नाउ रैम्पेंट, सो दैट इज कॉज ऑफ कंसर्न। जी, अभी आपने जैसा बताया कि हमने नी रिप्लेसमेंट की बात की, तो कई बार देखते हैं कि हड्डियों को जोड़ने के लिए नट या रॉड डाली जाती है कई बार ऑपरेशन में, या फिर प्लेट्स का यूज किया जाता है। तो क्या आगे चल के क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि ये तो मेटल की चीजें हैं बॉडी के अंदर, कैसे बॉडी एक्सेप्ट करेगी? देखिए, नॉर्मली जो इम्प्लांट्स है जैसा आप बोल रहे हैं, उसमें नेल्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं, स्क्रूज होते हैं। तो ये दो तरह के मटेरियल से निर्मित होते हैं। एक होता है 316L स्टील and other is titanium. Okay. Both these implants, they are compatible with body. Normally ये body से compatible रहते हैं। But जैसा मैंने बताया, किसी भी ऑपरेशन में लगभग 1%, 99% नहीं होता, लेकिन 1% संक्रमण का डर रहता है, इन्फेक्शन का डर रहता है। अगर वो हो जाता है तो वो संक्रमण जो होता है वो नेल या प्लेट के ऊपर एक परत बना देता है, जिसको कोई भी एंटीबायोटिक पियर्स नहीं करती। जो आप कितनी भी हेवी से हेवी एंटीबायोटिक दो, उसको वो पियर्स नहीं कर पाती। दैट इज अ बायोफिल्म। सो उन कंडीशंस में प्लेट को या रॉड को निकालना पड़ सकता है। मतलब डबल ऑपरेशन। हाँ, अगर फिर सॉल्यूशन क्या है सर? नहीं, अगर मतलब अब ये अनफॉर्चुनेटली किसी भी सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन रेट्स होते हैं जी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्निक्स एडवांस हो रही है, ऑपरेशन थिएटर के रिवोल्यूशनरी ऑटोक्लेविंग से लेके आपकी जो एटमॉस्फेयर रहता है ओटी का, वो आप कंट्रोल कर पाते हो, उसमें कम से कम संक्रमण हो, कम से कम बैक्टीरिया वायरस हो। ये चीजें काफी एडवांस हो गई, इसके रेट काफी कम है। बट वी कैन नॉट से कि नहीं होता है तो वो डॉक्टर के लिए भी और मरीज दोनों के लिए it is a disaster, but it happens. तो अगर उन्हें फिर वापस ऑपरेशन करके निकालेंगे, फिर दूसरा होगा। बट एक बार आप उस चक्रव्यूह में फंस गए जी, तो फिर आप it becomes very difficult। तो आपको सिखाया जाता है कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो क्या किया जाए, उसके दूसरे ऑपरेशंस भी होते हैं। बट वो जैसे मैंने बताया कि वो चक्रव्यूह में डॉक्टर भी फंसता है और पेशेंट भी फंसता है, बट इट हैपेंस इन अबाउट 1% ऑफ केसेस। फिजियोथेरेपी कितनी कारगर है? देखिए, फिजियोथेरेपी जैसा आपको बताया मैंने कि आपने देखा होगा स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स टीम रहते हैं सबके पास एक फिजियोथेरेपिस्ट रहता है। सो द फिजियोथेरेपी इज द टू वे। वन इज प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी व्हिच द स्पोर्ट्स पीपल अंडरगो, कि भाई आप पहले ही एक्सरसाइज करो ताकि आपको चोट ना हो। एंड सेकंड इज क्यूरेटिव फिजियोथेरेपी। क्यूरेटिव फिजियोथेरेपी जैसे किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, कोई भी ऑपरेशन हड्डी से संबंधित जो ऑपरेशन रहता है वो पेनफुल रहता है। मींस जब आपका हाथ ऑपरेशन हो, पैर ऑपरेशन हो, नी ऑपरेशन हो, उसके बाद स्टिफनेस इज नेचुरल, वो जकड़ जाता है। तो उसको खोलने के लिए और वो जकड़े ना, इसलिए फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिजियोथेरेपी में कुछ पेन मोडालिटीज भी होती हैं, जैसे आपको दर्द होता है तो उनके पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है, कुछ मशीन्स रहती हैं जिनके द्वारा वो मसल्स को रिलैक्स कर पाते हैं, नर्व्स को रिलैक्स कर पाते हैं जी। तो फिजियोथेरेपी इज मतलब एक तरह से भाई बहन का रिश्ता है ऑर्थोपेडिक्स के साथ जी। बिल्कुल। अभी भी रूरल एरियाज में इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज को लेकर, लेकिन हाँ आजकल फिर भी लोग समझते हैं और यूज कर रहे हैं। बट आपने ये भी देखा होगा कि रूरल एरियाज में प्रॉब्लम भी कम होती है जी, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी रहती है, मेहनत की लाइफ रहती है, धूप में काम करते हैं, तो एंड देयर रिकवरी पीरियड इज बेटर देन अर्बन पॉपुलेशन जी। बोन टीवी क्या है और ये क्यों होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? बोन टीवी आमतौर पे स्पाइन को अफेक्ट करती है, रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट करती है, बट कहीं भी हो सकती है, किसी भी जॉइंट में हो सकती है। ये हड्डी की जो टीबी रहती है वो संक्रामक नहीं रहती, मींस एक से दूसरे को नहीं जाती, जैसे चेस्ट की ट्यूबरक्लोसिस हो तो इट इज इन्फेक्शियस, ये नहीं रहती। इसकी कहना बहुत मुश्किल है कि इसका कारण क्या है, अभी तक इसकी इटियोलॉजी बहुत 100% नहीं कह सकते कि किसको होगी, बट होती है तो
इसका सबसे जो पहला लक्षण होता है कि पेन बहुत ही सीवियर रहता है ट्यूबरकुलोसिस में। सेकेंड, आपको जो जनरल लक्षण रहते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जैसे भूख कम लगना, लो ग्रेड बुखार आना और वजन घटना, ये सब चीजें होती है। एक बार बोन टीबी हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट नॉर्मल जो लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस रहती है उससे डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि बोन तक दवाई पहुंचने में टाइम लगता है और जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, आमतौर पे जैसे छाती की टीबी के लिए 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट इनफ रहता है। कई बार बोन टीबी में आपको साल 1.5 साल तक ये दवाइयां देनी पड़ती हैं, बट इट इज 100% क्यूरेबल विद मेडिसिन। इसमें कभी-कभी अगर टीबी से अगर हड्डी में छेद हो जाए, जैसे कई बार रीढ़ की हड्डी में टीबी होती है, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाए, तो वो जो मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड को दबाती है, जिससे लकवे की दोनों पैरों में या हाथों में लकवे की शिकायत हो सकती है। उन रेयर कंडीशंस में कई बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जब जो दबाव पड़ रहा है स्पाइनल कॉर्ड पर उसको रिलीव किया जा सकता है। पर बोन टीबी में क्या हड्डियां मतलब होलो हो जाती हैं? हड्डियां भी होलो हो जाती है। अगर हड्डी में टीबी है तो हड्डी में वो एक कैविटी बना देती है, एक छेद, जैसे दीमक लकड़ी में छेद कर देता है वैसे वो हड्डी में छेद कर देती है। बट जैसे स्पाइनल टीबी है या जॉइंट्स की टीबी है, उसमें वो कार्टिलेज को खराब कर देती है, जो आपको मैंने बताया लाइनिंग जो जोड़ को चलाती है। तो वो टीबी हड्डी के अंदर ना होके जो हड्डी के एंड्स रहते हैं, सिरे पे रहते हैं या जॉइंट्स रहते हैं, उसमें होती है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि फ्रैक्चर के केसेस में किन कंडीशन में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और किन नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आमतौर पे जो पहला रूल रहता है कि जो जैसे बच्चे हैं, कम एज के चिल्ड्रन हैं, they have got a very good power of healing because they are in the growing age. So usually बच्चों में प्लास्टर से काम चल जाता है, until unless वो हड्डी बिल्कुल ही अलग ना पड़ी हो, तब आपको उसको बैठा के ऑपरेट करना पड़ता है। एडल्ट्स में अगर हड्डी अपनी जगह पे है, अगर इनिशियल जब चोट लगी तो हड्डी हिली नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट भी प्लास्टर से हो सकता है। उसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, बट ऐसा नहीं है। अगर हड्डी अपनी जगह पे है तो यूजुअली बाद में हिलती नहीं है, तो उसको हम प्लास्टर में ट्रीट कर सकते हैं। अगर हड्डी अपनी जगह से खिसकी हुई है कंप्लीटली, तो आपको उसको अपनी जगह पे लाना है, और आपको उसकी जगह पे लाना है तो फिर आपको ये भी देखना है कि वो जगह से फिर नहीं खिसके। इसके लिए ऑपरेशन किया जाता है। तो आप हड्डी को बैठाते हो और उसको इधर विद रॉड्स और प्लेट्स आप उसको बांध देते हो ताकि वो हिले, लेकिन फिर भी हड्डी जुड़ती अपनी ताकत से, आपके उससे इम्प्लांट से नहीं हिलती, वो तो अपनी नेचुरल हीलिंग से ही हील होती, तो जिसमें समय लगता है। तो कई बार आप सुना होगा कि प्लेट टूट गई, रॉड टूट गया, अगर आपने प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, कि जब बोला था उतनी आपने वेट बेयरिंग की, उससे पहले आपने आपका हाथ का ऑपरेशन आपने दूसरे दिन स्कूटर चला लिया, तो उसमें खतरा रहता है कि वो प्लेट टूट जाए। एक आम समस्या है एड़ी की हड्डी का बढ़ना, ये क्यों बढ़ती है? क्या बोन्स एलैबोरेट होती है बॉडी में? ये एड़ी की समस्या भी काफी कॉमन है। इसको मैं इस तरह समझाना चाहूंगा कि आपने अपने फुट को देखा होगा, तो फुट जो रहता है उसमें आर्च रहता है। जैसे जब अपन फुटप्रिंट लेते हैं या आलता वगैरह लगाते हैं, आपने देखा होगा बीच का हिस्सा छूट जाता है। तो वो जो फुट का आर्च रहता है उसको मेंटेन करने के लिए एक फेशिया रहती है। जैसे आपने धनुष देखा होगा, धनुष को अपन ऐसा करके पीछे एक रस्सी रहती है जिससे वो धनुष का शेप बना रहता है। तो ऐसी एक रस्सी रहती है जो कि फुट के आर्च को बनाती है। अब ये रस्सी का जो अटैचमेंट रहता है, नीचे तो पांव के पंजे पे रहता है, एडी में एक पर्टिकुलर स्पॉट पे उसका अटैचमेंट रहता है। इसको प्लांटर फेशिया कहते हैं। तो जब ये बार बार इरिटेट होता है तो उसकी वजह से ये न्यूबोर्न फॉर्मेशन होता है, जिसको कैल्विनल स्पर कहते हैं। बट स्पर समस्या नहीं है, समस्या फेशियाइटिस है। जो मेम्ब्रेन रहती है वो टाइट हो जाती है, वो इन्फ्लेम हो जाती है, तो दर्द उसकी वजह से होता है। केवल उस हड्डी का ऑपरेशन 99% कभी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक्सरसाइज से, इंजेक्शन से, कई बार लोकल इंजेक्शन और हील पे लगाना पड़ता है, तो उससे ये समस्याओं का कंट्रोल हो जाता है। तो हड्डी का बढ़ना एज सच
प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसको प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। बिल्कुल। एक्सीडेंट के केस आजकल काफ़ी देखने में आ रहे हैं, हर चौराहे पे कभी भी कहीं भी एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो इसके क्या कारण है और आप किस तरह इसको डील करेंगे? देखिए, सम एक्सीडेंट्स आर इनएविटेबल, मतलब आप उसका कोई बचाव नहीं है, बट 80% ऑफ द एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। हाउ दे आर प्रिवेंटेबल? आपने देखा होगा कि हर चीज के लिए एक रूल होता है। आप खेलते हो तो उसका एक रूल होता है, आप पढ़ते हो तो उसका एक रूल होता है। उसी तरह आपके चलने फिरने का, गाड़ी चलाने का एक रूल रहता है, जो कि इट इज नोन टू एवरीवन। जी जी। बट अनफॉर्चुनेटली वो रूल फॉलो होता नहीं है। जी। ठीक है ना? यहाँ पे मैं कहूँगा जो सबसे बड़ी एक कमी मैं देखता हूँ, अपने पास सब कुछ है इंडिया में, इट इज अ वेरी वेरी एडवांसिंग कंट्री, बट एक सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, वो उसकी कमी है। जी। तो सेल्फ डिसिप्लिन कैसा होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो उसकी एक स्पीड लिमिट तय है, हेलमेट पहनना है, आपको सीट बेल्ट लगाना है, आप समझे ना? अगर आपने रूल तोड़ा तो बच गए, बट जैसे ही आपने रूल तोड़ा आपकी एक्सीडेंट्स का रेट बढ़ जाता है। इट इज प्रोपोर्शनली इंक्रीजेस। जी। तो अगर आपको राइट साइड जाना, आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो टक्कर की संभावना ज्यादा रहती है। तो एक तो सेल्फ डिसिप्लिन व्हाइल यू आर यूजिंग अ मोटर व्हीकल, ईदर मोटरसाइकिल और अ कार, यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। जो रूल्स है उसके हिसाब से आपको चलना है। जो सेफ्टी फीचर्स बहुत इजीली फॉलो करे जा सकते हैं, बट आपने कहा कि लोग इग्नोर करते हैं। सीट बेल्ट लगाने में क्या रहता है आपको, लेकिन लोग उसको पीछे लगा देते हैं कि आपको बार बार उसको लगाना खुलना ना पड़े और अलार्म कार का ना बजे। तो दैट इज वन थिंग। हेलमेट फॉर टू व्हीलर, इट इज एब्सोल्युटली कंपल्सरी। बहुत सारी जानें बच सकती हैं अगर स्पेशली यंगस्टर्स, भाई उनमें तो जोश बढ़ा रहता है, वो नई बाइक्स आ रही हैं जिनकी स्पीड बिल्कुल आप दौड़ाते हो, बट आप अगर केवल हेलमेट पहनो तो जो डेथ रेट है बिकॉज ऑफ हेड इंजरीज दैट विल ड्रास्टिकली कम डाउन। सो एक तो होता है सेल्फ डिसिप्लिन और एक होता है एनफोर्स डिसिप्लिन। एनफोर्स डिसिप्लिन हैज टू बी डन बाय द लॉ मेकर्स। जो पुलिस कर्मचारी रहते हैं या ट्रैफिक की पुलिस रहती है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अगर जो नहीं सुन रहा तो आप उनको एनफोर्स करो कि वो सुने। सो दिस इज द आवर कॉमनेस्ट एक्सपीरियंस दैट एक्सीडेंट्स 1% 2% एक्सीडेंट्स आर मतलब वो अनप्रिवेंटेबल, वो आपकी किस्मत है, बट 80% 90% टाइम्स यू कैन प्रिवेंट इट बाय यूजिंग सेल्फ डिसिप्लिन व्हाइल यू आर ऑन द रोड। ओके। चलते चलते एक सवाल मन में आया है कि स्लिप डिस्क और साइटिका के बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, स्लिप डिस्क क्या होती है एक्चुअली? क्या है, अपनी जो रीढ़ की हड्डी रहती है गर्दन से लेके कमर तक 33 बोन्स रहती हैं। अब अगर हड्डी को हड्डी के ऊपर रखते जाओ तो वो मूव कैसे करेगी? तो इसीलिए हर हड्डी के बीच में एक डिस्क रहती है। वो डिस्क जो रहती है वो इलास्टिक मटेरियल की बनी रहती है, उसमें कुछ कंटेंट वाटर का रहता है, सो इट इज अ वेरी इलास्टिक मटेरियल। तो वो शरीर के शॉक अप का काम करती है जी। और हड्डियों के बीच में मूवमेंट हो सके वो फैसिलिटेट करती है। अब वो डिस्क आपके मान के चलिए कि एक बैलून में आपने पानी भर दिया है ना, उसकी एक लिमिट रहती है, आप उतना उसको प्रेस कर सकते हो, वो उतनी वैल्यूएबल रहती है। अगर उससे ज्यादा उस पर प्रेशर पड़ा तो वो बस्ट हो जाती है। तो जब डिस्क रहती है उसकी एक चारों तरफ एक एनक्लोजिंग मेम्ब्रेन रहती है और उसके अंदर एक सेमी सॉलिड या लिक्विड टाइप की मटेरियल रहता है। तो अगर किसी कारणवश एकदम से आपने कुछ वेट उठा लिया, कई बार स्वतः भी होता है ऐसा, हर बार हिस्ट्री नहीं मिलती कि आपने वेट उठाया या कुछ किया, तो अगर वो मेम्ब्रेन फट जाती है तो डिस्क का जो मटेरियल रहता है उसके थ्रू बाहर आ जाता है। अब एक सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड चल रहा है जो आपकी ब्रेन को पूरी बॉडी से कनेक्ट करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच से निकलता है। अब वो हर डिस्क के लेवल पे एक एक ब्रांच देता है। जैसे गर्दन से जो ब्रांचेस निकलती है वो हाथ को सप्लाई करती है, कमर से जो ब्रांच निकलती है वो पैर को सप्लाई करती है। तो जब ये डिस्क खिसकती है तो ये जाके नर्व को प्रेस करती है। जो नर्व कमर से निकलती है और नीचे पंजे की तरफ जाती है उसको सियाटिक नर्व कहते हैं। वो 5 नर्व से मिलकर बनती है, बट उनमें से किसी भी एक पोर्शन में अगर डिस्क जाके
टच करे या प्रेशर दे तो ये पूरे पैर में करंट आता है, झिंझिनी आती है, पेन आता है, तो दिस इज कॉल्ड साइटिका। अब नाउ 80% ऑफ द टाइम जो डिस्क स्लिप डिस्क रहती है वो कंजर्वेटिवली ट्रीट हो सकती है, मतलब उसके कोई जरूरी नहीं कि हर स्लिप डिस्क में आपको ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन का एक इंडिकेशन होता है कि अगर आपको पैरालिसिस हो जाए, अगर स्लिप डिस्क इतनी ज्यादा बाहर निकल आई कि उसने अपनी नर्व को इतना दबा दिया कि वो इससे ही काम करना बंद कर दिया, उसमें तो ऑपरेशन कंपलसरी है। बट 80% 90% ऑफ द टाइम जो डिस्क रहती है उसको बिना ऑपरेशन ठीक किया जा सकता है। उसके लिए आपको थोड़ी रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है जी। और मैकेनिज्म ऐसी रहती है जैसे आपकी चोट लगती है वो भर जाती है, ऐसे ही ये डिस्क जो निकली है बाहर ये ग्रेजुअली ये एब्जॉर्ब हो जाती है। आपको एमआरआई में दिख रहा है कि डिस्क है, वो आपने 6 महीने बाद एमआरआई कराई तो डिस्क गायब हो जाती है, ऐसा भी होता है ये। बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, टाइम चाहिए। हाँ, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ता है। अगर आप इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए आप पीछे पड़ोगे नहीं, हमको तुरंत रिलीफ चाहिए, तो नेचुरली सर्जरी इज इंडिकेशन। ओके, वही ये तो इसी को ही कहते हैं कि गैप आ गया है, जो नॉर्मल हम लोग आम भाषा में बात करते हैं। एक्चुअली ये गैप आ गया है, ये बहुत मिसनोमर है, गलत इंफॉर्मेशन है आम पब्लिक पे जी। ये गैप कम होता है। ओके, क्या होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी, जैसे मैंने आपको बताया, तो हड्डियों में जो गैप दिखता है एक्सरे में, वो दरअसल वहां पे डिस्क होती है, और जो डिस्क रहती है वो एक्सरे में दिखती नहीं है, तो इसलिए वो गैप दिखता है। अब समय के साथ साथ जैसे सब चीज पार्ट की एजिंग होती है, डिस्क की भी एजिंग होती है, उसका वाटर कंटेंट कम होता है, तो ये डिस्क जो है धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है। जब ये सिकुड़ती है तो ये हड्डी जैसे जॉइंट में होता है, ये भी हड्डी आपस में नजदीक आ जाती है, तो उसको असल में वो गैप कम होता है। गैप बढ़ने ना भी कुछ नहीं होता, कोई चीज नहीं, सिर्फ लोगों की बोलचाल की भाषा में। हाँ, तो कई बार पेशेंट से बोलते हैं कि साहब गैप बढ़ गया क्या, तो वी हैव टू एक्सप्लेन कि गैप बढ़ता नहीं है, गैप कम होता है। जैसे नी में, घुटने में, कूल्हे में गैप कम होता है, तभी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। वो गैप जो है वो कार्टिलेज मेंटेन करता है, वो डिस्क मेंटेन करता है, जिससे हड्डी आपस में दूरी बनाए रखती है और आपस में टकराती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आए और काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग को दी है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर संजीव बनर्जी, जिन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट हमको इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करते हैं आप इसे ज़रूर लाभ उठाएंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।